हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं श्रवण सिंह आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के इससे एमसीक्यूज आते हैं और 10 मार्क्स के एमसीक्यू आपके इंडियन इकोनॉमी से आते हैं। तो हम सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन है समग्र उपभोग, ऑप्शन बी समग्र पूर्ति, ऑप्शन सी समग्र उपभोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की बात हो रही है, यानी कि एग्रीगेट की बात हो रही है। और आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, जहाँ भी एग्रीगेट की बात होती है वहाँ पर समग्र उपभोग आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की बात की जा रही है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। तो वस्तुओं का वर्गीकरण किस चीज़ पर निर्भर करता है, देखते हैं। ऑप्शन ए वस्तुओं के उपयोग पर, ऑप्शन बी वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन सी वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर, ऑप्शन डी वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि वस्तुओं का जो अंतिम प्रयोग है वही ये डिसाइड कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है कि वस्तु मध्यवर्ती है या अंतिम है या उपभोगी वस्तु है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादकों के द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जो फाइनल गुड्स हैं वो कंज्यूमर सेक्टर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर सेक्टर्स के द्वारा और गवर्नमेंट सेक्टर्स के द्वारा उपभोग की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो कि मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए है मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तु, ऑप्शन सी पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो कि मानव को, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से संतुष्ट करती हैं, वे कहलाती हैं उपभोक्ता वस्तुएं। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही होगा। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, सही है, बिल्कुल है, किया जाता है। ऑप्शन बी है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है, ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, फाइनली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दोनों ए तथा सी, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि कई वर्षों तक प्रयोग की जाती हैं, कहाँ, उत्पादन की प्रक्रिया में, और इन वस्तुओं का मूल्यह्रास भी होता है, इनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए तथा सी। चलिए चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन पर। परिवारों द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है पूंजीगत वस्तुओं का, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती वस्तुओं का, ऑप्शन सी है उपभोग वस्तुओं का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपभोग वस्तुओं का। अब यहाँ पे देखिए, परिवारों द्वारा, किसके द्वारा, परिवारों द्वारा रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर। तो ये किसका उपयोग, किसका उदाहरण होगा, ये होगा उपभोग वस्तुओं का, क्योंकि ये परिवार क्षेत्र के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है।
चलिए चलते हैं हमारे 7th प्रश्न पर। चीनी के उत्पादन में गन्ना है, क्या है? तो ऑप्शन ए एक अंतिम वस्तु है, ऑप्शन बी एक पूंजीगत वस्तु है, ऑप्शन सी एक मध्यवर्ती वस्तु है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 7 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह एक मध्यवर्ती वस्तु है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर्स की वीडियो देखी है तो चीनी के उत्पादन में गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तु है, बगैर गन्ना के चीनी का उत्पादन नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं प्रश्न 8, 8वां प्रश्न है, एक कार टैक्सी चालक के द्वारा खरीदी जाती है। एक कार है भाई, एक टैक्सी चालक के द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी। ऑप्शन ए एक पूंजीगत वस्तु, ऑप्शन बी एक मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन सी एक अंतिम वस्तु, ऑप्शन डी दोनों ए तथा सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये कार जो है वो एक पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। और इसका जो सी ऑप्शन है यह एक अंतिम वस्तु है, बिल्कुल अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये कार टैक्सी चालक के द्वारा खरीदी गई है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए तथा सी। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 है, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं। दोस्तों टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के, ऑप्शन बी अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के, ऑप्शन सी एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के, ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुओं के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? वे वस्तुएं जिनका जो उपयोग है वो 1 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए किया जा सके, वे सभी वस्तुएं क्या हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जिनका कई वर्षों तक प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं हमारे 10th प्रश्न पर। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? दोस्तों ये देखिए, अर्ध टिकाऊ वस्तु की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कपड़े जो हैं वो अर्ध टिकाऊ हैं। रेडियो, रेडियो क्या है दोस्तों? रेडियो एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। ऑप्शन सी है दूध, ये क्या है? ये खत्म हो जाती है एक ही बार कंज्यूम करने पर। ऑप्शन डी भी है, ये भी खत्म हो जाता है एक बार कंज्यूम करने पर, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कपड़े। कोई भी संकोच की बात इसमें नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे 11 प्रश्न पर। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए पूंजीगत हानि, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूंजी निर्माण। तो स्टॉक यहाँ पर देखिए, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण, और पूंजी के स्टॉक में वृद्धि ही कहलाती है क्या? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया तो कहलाती है और स्टॉक में वृद्धि भी कहलाती है। चलिए चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न पर। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। दोस्तों जो 11 प्रश्न है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए है पूंजीगत हानि, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ही पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, और पूंजी के स्टॉक में वृद्धि ही पूंजी निर्माण कहलाता है। हमारा 12वां प्रश्न है, शुद्ध निवेश बराबर होता है, शुद्ध निवेश यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, बराबर होता है दोस्तों ये होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। डायरेक्ट ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए चलते हैं हमारे 13वें प्रश्न पर। पूंजी, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है लाभ में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है
की लागत में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो सीधा सा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाभ में वृद्धि होती है। क्योंकि पूंजी, शुद्ध पूंजी निर्माण जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, उससे क्या होगा, उसको आप लगाओगे तो क्या होगा, उससे आपकी पूंजी ही बढ़ेगी, उससे आपकी जो लाभ होगा उसमें वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। चलिए चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? सामान्य टूट फूट, ऑप्शन बी बाढ़ के कारण हानि, ऑप्शन सी बाजार में आई गिरावट के कारण हानि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामान्य टूट फूट। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मूल्यह्रास की बात हो रही है और उसका कारण है सामान्य टूट फूट। आगे देखते हैं, आगे मूल्यह्रास किस प्रकार का होता है। चलिए चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्न में से अप्रत्याशित अपचलन कौन सा कारण है? निम्न में से अप्रत्याशित अपचलन का कौन सा कारण है? तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन ए है मांग में परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन सी तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदाएं। अब दोस्तों यहाँ एक बात कीजिए, यहाँ गौर कीजिए एक बात पर, सॉरी, कि जो अप्रत्याशित अपचलन है और एक होता है प्रत्याशित अपचलन, जो इसके नीचे दिया हुआ प्रश्न हुआ है। तो अप्रत्याशित अपचलन में प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप आदि इसके कारण जो हानि होती है वह अप्रत्याशित अपचलन में काउंट की जाती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से प्रत्याशित अपचलन का कौन सा कारण है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी मांग में परिवर्तन, ऑप्शन सी तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन डी दोनों, बी तथा सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। क्यों होगा देखिए, अब यहाँ पर हमने बात की थी ऊपर 15वें प्रश्न पर अप्रत्याशित अपचलन की, और यहाँ बात चल रही है प्रत्याशित अपचलन की। तो प्रत्याशित अपचलन में विशेष रूप से तकनीक में परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं इसीलिए, और इसकी मांग में भी परिवर्तन होता है, इसका मूल्य ह्रास होता है तो मांग में परिवर्तन आ जाता है, मांग कम भी हो जाती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बी तथा सी दोनों। चलिए चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। मूल्य ह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है माल सूची स्टॉक के लिए, ऑप्शन बी है विज्ञापन के लिए, ऑप्शन सी है पुनः स्थापन निवेश के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, पुनः स्थापन निवेश के लिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता पुनः स्थापन निवेश के लिए होती है दोस्तों। चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा 18वां जो प्रश्न है, स्टॉक चर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक चर है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में समयकाल होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, स्टॉक का समयकाल होता है। ऑप्शन बी आगत्यात्मक चर है, बिल्कुल सही है, आगत्यात्मक चर है दोस्तों, क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते हैं चर। ऑप्शन सी है दोनों, ए तथा सी, जी दोस्तों सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी इसका जो हो करेक्ट आंसर होगा, ए तथा बी, क्योंकि जो स्टॉक चर है वो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा होती है और इसमें समयकाल भी होता है और ये आगत्यात्मक चर भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, दोनों, ए तथा बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रति इकाई समयावधि पर मापी जाने वाली मात्रा। तो दोस्तों इसका सीधा सा हो जाएगा कि वह प्रवाह होती है। अभी हमने बात की थी स्टॉक की, या अभी होगा प्रवाह। क्यों? क्योंकि प्रवाह जो है वो प्रति इकाई समय की अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा होती है। 20वां प्रश्न है दोस्तों कि परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? तो ये भी सिंपल होगा दोस्तों, परिवार की जो आय है वो किसका उदाहरण होगा? तो वो प्रवाह का उदाहरण है दोस्तों। जो परिवार की इनकम है, जो फैमिली की इनकम है, वो एक प्रवाह चर है। क्यों? क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है। चलिए चलते हैं दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है दोस्तों? तो देख लेते हैं कौन सा स्टॉक चर है हमारा। ऑप्शन ए
पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी, ऑप्शन सी मुद्रा का व्यय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रक्चर दोस्तों एक इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दूरी जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये आगत्यात्मक चर है, ठीक है। और दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी जो है वो कैसी है? 200 किलोमीटर है। ये कंबाइन नहीं हो सकती है, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं 22वें प्रश्न पर। जो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है आय, ऑप्शन बी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी है एक देश में मुद्रा की पूर्ति, ऑप्शन डी है छत की टंकी से पानी का रिसाव। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एक देश में मुद्रा की पूर्ति। यह प्रवाह चर नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, नहीं है की बात की जा रही है। तो एक देश में मुद्रा की पूर्ति प्रवाह चर नहीं है क्योंकि ये एक स्टॉक चर है। चलिए चलते हैं। दिल्ली तथा आगरा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की और समझने की आवश्यकता है। दिल्ली तथा आगरा के बीच की दूरी कितनी? 120 किलोमीटर दोस्तों। तो ये क्या होगा? ये एक स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित दूरी है। दूसरी ओर देखते हैं, प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। अब ये कार जो है वो चल रही है, यानी कि फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है? ये प्रवाह है। तो जो 23 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चरों का। क्यों? क्योंकि दिल्ली तथा आगरा के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। और प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है, ये एक फ्लोचर हुआ, ठीक है। तो स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चरों का ये एग्जाम्पल है। चलिए चलते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन पर। परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर होता है। ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन बी मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन सी सेवाओं का प्रवाह, ऑप्शन डी दोनों, ए तथा सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह। क्योंकि परिवार और फर्म क्षेत्रों को जो कारक सेवाएं, जो परिवार द्वारा फर्म क्षेत्रों को कारक सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो क्या होता है? वास्तविक प्रवाह होता है। और वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं तथा कारक सेवाओं का ही आदान प्रदान होता है। मौद्रिक प्रवाह की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए देखते हैं, हमारा 25वां प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है। ऑप्शन ए सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन बी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता, ऑप्शन डी मुद्रा का आविष्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता। तो दोस्तों हमारे वीडियो के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।